हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गति का तृतीय समीकरण, यानी गति का जो तृतीय समीकरण है उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको कैसे ड्राइव करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहले वाले जो वीडियोज हैं गति का पहला समीकरण और गति का द्वितीय समीकरण, जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आप देख सकते हैं, आई बटन पे ये लिंक चल रहा है गति का पहला समीकरण का और गति का द्वितीय समीकरण का जो लिंक चल रहा है वहां जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं, गति के तृतीय समीकरण का डेरिवेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गति का जो तृतीय समीकरण है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है उनको मैं आज बता देता हूं कि गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो किस चीज़ के उपयोग में आता है, मतलब उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल से बता दूं कि गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो तब उपयोग में ले आता है जब हमको किसी गतिमान वस्तु का अंतिम वेग निकालना हो। अंतिम वेग समझ रहे हो ना, कि लास्ट में जब वो विराम अवस्था में आने की कोशिश कर रहा हो या आ रहा हो, उससे जस्ट पहले का जो उसका वेग है उसको निकालने के गति के तृतीय समीकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण क्या होता है कि किसी भी पिंड का जो गतिमान है टी समय बाद उसका वेग निकालने के लिए किया जाता है। टी समय बाद कोई भी वेग उसका जो भी उसका वेग है वो निकाला जाता है, ठीक है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, द्वितीय समीकरण उस वक्त उपयोग में लाया जाता है जब क्या होता है, अचर त्वरण से कोई वस्तु ट्रैवल कर रही हो, गतिमान हो, और टी समय पश्चात हमने क्या करना, उसकी स्थिति का परिकलन करना हो, यानी कि उसकी स्थिति कितनी है, प्रारंभिक स्थिति से वो अभी कितनी दूरी पर, यानी कि दूरी का उससे हम लोग मापन कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर वो वस्तु टी समय बाद है, जबकि वो अचर त्वरण से चल रही हो। जो गति का जो तृतीय समीकरण है वो ये कहता है कि समय आपको नहीं दिया गया, ध्यान रखिए, आपको समय नहीं दिया गया लेकिन आपको त्वरण दिया गया, आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है, ठीक है। ये सब होने के बाद दूरी आपको दी गई है, ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, उस गतिमान वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो उस अंतिम वेग को ज्ञात करने के लिए गति का तृतीय समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम यही सीखेंगे। तो चलिए देखिए, आपको मैंने जैसे पहले वाली वीडियोज में ही बताया है कि माना किसी गतिमान वस्तु का, माना गतिमान वस्तु का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, गतिमान वस्तु का t1 टाइम यानी t1 कोई टाइम है, 0 टाइम पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गतिमान वस्तु का t1 बराबर 0 टाइम पर, यानी कि 0, मैंने पहले वीडियो बताया कि t1 बराबर 0 का मीनिंग ये कदापि नहीं होता कि समय बिल्कुल 0 है, समय बिल्कुल 0 नहीं होता। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि t1 बराबर 0 का मीनिंग क्या, वो मेरी पहली और दूसरी वीडियो यानी कि गति का प्रथम समीकरण और गति का द्वितीय समीकरण वाली वीडियो जरूर देखें। वहां पर मैंने पूरा क्लियर किया कि t1 बराबर 0 का मीनिंग क्या होता है। t1 बराबर 0 का मतलब समय 0 कतई नहीं होता, अगर समय को कोई 0 ले जाए तो काम कुछ भी नहीं होगा, तो वैसे तो वो नहीं, ठीक है। तो t1 0 पर तय दो दूरी है, माना मतलब कि इस t1 0 पर उसने तय दूरी की है, मान लो वो d1 है, दैट इज मीन्स x0 मान ली, माना इसी गतिमान वस्तु का टाइम t2 बराबर t पर, t2 बराबर t सेकेंड या जो भी हो, t2 पर जो तय दूरी है मान लीजिए वो d2 है, और इस d2 बराबर हम ले रहे हैं x, माना वही t2, क्योंकि जो गति का द्वितीय समीकरण था उसमें यही x में निकाला था, ठीक है। तो अभी भी वही चीज हो रही है, थोड़ा सा बताना जरूरी इस वाले समीकरण के लिए। तो इस प्रकार से यदि आप इसके बाद यदि आप औसत वेग निकालें, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, आप औसत वेग अगर निकालोगे, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, वी एवरेज, मैं इसको लिखता हूं वी एवरेज, ए वी बराबर क्या था भाई, आपको पता है क्या होता है, जो हमारा वेग होता है, जो हमारा वेग होता है, वेग क्या होता है, वेग होता है दूरी बटे समय। देखो जो सिर्फ जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, जो पूरा वेग होता है वो दूरी बटे समय होता है। लेकिन क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं एवरेज यानी कि औसत वेग, यानी कि जो वेलोसिटी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो आपका ट्रैवल डिफरेंस होगा, यानी कि जो डिस्टेंस का डिफरेंस उसका और जो समय का डिफरेंस वो, उसमें हम उसका आंसर ले सकते हैं। तो ये आएगा वी एवरेज को d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 है, तो ये दूरी बटे समय है ना, तो कोई बहुत बढ़िया चीज तो हमने किया नहीं। तो यहाँ पर d2 माइनस d1 और t1 t2 का मान रख दीजिए। d2 का मान आपने x लिया है और d1 का मान आपने x0 लिया है,
और अपॉन T2 का मान आपने T लिया है और T1 का मान आपका 0 है, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो अपॉन टी। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही लिख दूं, इसको v को t से गुणा कर देंगे और x माइनस एक्स जीरो को एक साथ रहने देंगे, तो x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू जाएगा आपका v एवरेज इंटू टी। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपका गति का जो द्वितीय समीकरण था उसका एक छोटा पार्ट है, हमने बाद में इसको सॉल्व किया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर, इसको यहाँ पर 1 ले लीजिए। अब इसी समीकरण को हमने आगे सॉल्व करके गति का तृतीय समीकरण निकालना है, जो कि आपको ये दिखाएगा कि अंतिम वेग कैसे निकालना है। तो आपको पता है कि अंतिम वेग हम क्या करते हैं, v और v0 लेते हैं। जहां पर देखो वेग क्या होगा, मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं v बराबर मैंने ले लिया अंतिम वेग, ठीक है, और v0 मैंने ले लिया प्रारंभिक वेग। ये तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी नहीं वो प्लीज जाके देख सकते हैं। तो v बराबर अंतिम वेग और v0 बराबर प्रारंभिक वेग ले लिया। ठीक है, यहां तो क्लियर। अब गति का जो पहला समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, अब गति का पहला समीकरण आपको क्या बोलता है, v बराबर v0 प्लस at, जहां पर a क्या है भाई आपको पता है, जहां पर a क्या है, त्वरण है। यहां तो सबको समझ है, जहां पर a क्या त्वरण है, तो v बराबर v0 प्लस at, जहां पर v0 आपका क्या प्रारंभिक वेग हो गया, v आपका अंतिम वेग हो गया। तो यहां से हम t का मान निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, t का मान कैसे निकलेगा, यहां से t का मान निकले तो ये v0 यहां से ले जाएगा, तो ये v माइनस v0 हो जाएगा और ये a इसके बट्टे में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर t बराबर होगा v माइनस v0 अपॉन a। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 से t का मान, ये जो मान आया है, ये जो आपने समीकरण नंबर 1 में रखना है t की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्टेप और कर रहा हूं, तो यहां पर आपको हो जाएगा, ये यहां पर बल्कि लिख ही लो, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 1 से अब हमने क्या किया वो आपको पता है, उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो। तो यहां पे ये होगा आपका x माइनस एक्स जीरो बराबर v एवरेज, ध्यान दीजिए v एवरेज इंटू टी। टी क्या है आपका, टी अभी आपने निकाला v माइनस v0 अपॉन a। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। v एवरेज इंटू v माइनस v0 अपॉन a। अब आपको देखो, ये जो v एवरेज यानी कि जो औसत वेग है, परिभाषा के हिसाब से जो वेग का जो फॉर्मूला होता है, जो परिभाषा होती है, उसकी परिभाषा क्या होता है कि दूरी बटे समय, वो तो आप उसका फॉर्मूला बता रहे हो कि इधर से निकलता है। लेकिन हम औसत वेग, हम वेग का औसत भी हम बात कर रहे हैं, तो उसको मैथमेटिकली आप देखें तो जो औसत वेग होता है, वो औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का क्या होगा, औसत हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल जो कैलकुलेशन है। औसत की हम बात करें तो औसत को हम दूसरे हैंड में ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत ही तो आपका ये औसत वेग कहलाएगा। तो यहां पर हम v एवरेज की जगह कर देंगे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का औसत। तो अंतिम वेग आपका क्या है, v है, प्रारंभिक वेग आपका v0, इन दोनों का औसत क्या हो गया, v प्लस v0 बाई 2। ये तो क्लियर है। तो यहां पर मैं ये वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो मैं एक लाइन यहां पर कर रहा हूं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है और हो सकता है आप नीचे देख सकते हैं वैसे। चलो एक लाइन पहले मैं यहीं पे कर लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का औसत। ये तो औसत वेग कहलाता है। v एवरेज बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग उसका औसत बटे 2 हो जाएगा। तो v एवरेज की जगह हम ये चीज रख देंगे यहां पर, कहां पर, यहां पर ये रख देंगे। तो यहां मैं आगे कर रहा हूं x माइनस एक्स जीरो बराबर v एवरेज जगह लिख दिया हमने v प्लस v0, वो आगे पीछे लिख दिया कोई बात नहीं, बटे 2, ठीक है, बटे 2 इंटू v0 माइनस v0 बटे a इंटू v माइनस v0 बटे a। ये यहां तक हमने रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको कोई चीज दिखाई दे रही है। x माइनस एक्स जीरो बराबर ये जो 2a है, मैं इसको इधर ले लेता हूं, 1 बटे 2a, इसको मैंने नीचे बटे में ले लिया, अंदर क्या बचा, v प्लस v0 और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस v0। थोड़ा गौर से देखिएगा, जो यहां पर आपको इस ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है v प्लस v0 इंटू v माइनस v0, ये क्या है, देखो a प्लस b, a माइनस b। तो मैथमेटिक्स में a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहां पर सेम वही चीज होगी, यहां पर आपको हो जाएगा ये x माइनस एक्स जीरो बराबर 2 इंटू a इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया इसका।
ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको जाएगा 2ax, यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ax0 बराबर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक है, तो अंत देखो मैंने आपको क्या बोला था कि गति का जो तृतीय समीकरण है वो क्या, वो किसके लिए उपयोग में आता है, मतलब कहां उसका उपयोग किया जाता है? उसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको टाइम नहीं दिया गया है, मतलब टाइम नहीं दिया गया है और प्रारंभिक वेग दिया गया है, दूरी दी गई है, तो अंतिम वेग निकालने के काम आता है। तो यहां पर आप देखिए ये वो अंतिम वेग है, इसी अपना मान निकालना है, तो इसको अलग कर दो तो ये आएगा आपका v स्क्वायर बराबर, इसको यहां अलग छोड़ दो, इसको यहां ले आओ तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ax। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दूंगा मैं, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2a मैंने कॉमन ले लिया और ये हो गया x माइनस x0। यही आपका क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार से आप गति के तृतीय समीकरण का निगमन कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये समीकरण कब, जो तृतीय समीकरण वो कब यूज आएगा, जब हमारे पास जब हमारे पास हमको प्रारंभिक वेग दिया गया हो, त्वरण दिया गया हो और दूरियां दी गई हो। ठीक है, ये दूरियां जो x और माइनस x0 है, ये दूरी कौन सी है, ये t2 टाइम पर दूरी दी गई है x, ठीक है, और x0 जो है t1 बराबर 0 टाइम पर तय की गई दूरी है। इस वाले फॉर्मूला में t यानी कि समय तो कहीं है ही नहीं, यानी कि जब हमको समय नहीं दिया गया हो, सिर्फ हमको त्वरण दिया गया हो, दूरी दी गई और प्रारंभिक वेग दिया गया हो, उस केस में हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं, वो तब ये तृतीय फॉर्मूला क्या होता है, उपयोग में आता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा कि गति का जो तृतीय समीकरण है वो कहां उपयोग होता है और कब उपयोग होता है, जब हमको ये चीजें दी गई हों, और क्या क्या चीजें नहीं दी गई वो आप समझ गए, यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया तो वो आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, गति के तृतीय समीकरण का डेरिवेशन कैसे निकाला, उसको डिराइव कैसे किया जाता है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये वीडियो समझ में आया, ये पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आप लोगों तक हमारी वीडियोज पहुंच पाएंगे। और ये चैनल तो है ही हाई स्कूल और 9th-10th के बच्चों के लिए स्पेशली, तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।